हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो माँ के फ़ोन पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा मोबाइल कहाँ है? कितनी बार कहा है कि मेरी चीज़ें इधर उधर मत किया करो, पर तुम सुनती कहाँ हो। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में मानस अपनी पत्नी रोमा पर बरस पड़े थे। आपकी और आपके बेटे राहुल के कार्यालय में और स्कूल जाने की तैयारी में सुबह से मैं चकर घिन्नी की तरह नाच रही हूँ। मेरे पास कहाँ समय है किसी को फ़ोन करने का, जो मैं आपका मोबाइल लूँगी। रोमा खीर्सपूर्ण स्वर में बोली थी। तो कहा गया मोबाइल। पता नहीं यह घर है या भूल भुलैया, कभी कोई मेरा सामान यथास्थान नहीं मिलता। क्यों शोर मचा रहे हो पापा? मोबाइल तो दादी के पास है, मैंने उन्हें मोबाइल के साथ छत पर जाते देखा था। राहुल ने मानो बड़े राज की बात बताई थी। तो जा लेकर आ, नहीं तो हम दोनों को दफ्तर व स्कूल पहुंचने में देर हो जाएगी। पर मानस का वाक्य पूरा हो पाता उससे पहले ही राहुल की दादी यानी वैदेही जी सीढ़ियों से नीचे आती हुई नजर आई थी। अरे तनु, मेरे ऐसे भाग्य कहाँ। हर घर में तो श्रवण कुमार जन्म लेता नहीं। वे अपने ही वार्तालाप में डूबी हुई थी। माँ, मुझको देर हो रही है, मानस अधीर स्वर में बोले थे। पता है, इसीलिए नीचे आ रही हूँ। तान्या से बात करनी है तो कर ले, मैं बाद में बात कर लूँगी। अभी तू मुझको मेरा मोबाइल दे दो। मुझे तो जब भी किसी को फ़ोन करना होता है तो तुम जल्दी में रहते हो। कितनी बार कहा है कि मुझको भी एक मोबाइल ला दो, पर मेरी सुनता ही कौन है। एक वह श्रवण कुमार था जिसने माता पिता को कंधे पर बिठाकर सारे तीर्थों की सैर कराई थी, और एक मेरा बेटा है। वैदेही जी देर तक रुआसे स्वर में पलाप करती रही थी, पर मानस मोबाइल लेकर कब का जा चुका था। मोबाइल को लेकर क्यों दुखी होती हो माँ जी? लैंडलाइन फ़ोन तो घर में है ना, मेरा मोबाइल भी है घर में, मैं भी तो उसी पर बातें करती हूँ। रोमा ने माँ जी को समझाना चाहा था। तुम कुछ भी करो बहू, पर मैं इस तरह मन मार कर नहीं रह सकती। मैं किसी पर आश्रित नहीं हूँ, पेंशन मिलती है मुझको। वैदेही ने अपना क्रोध रोमा पर उतारा था, पर कुछ ही देर में सब भूल कर घर को सजा संवार कर रोमा को स्नान गृह में गया देख कर उन्होंने पुनः अपनी बेटी तान्या का नंबर मिलाया था। हेलो तान्या, मैंने तुमसे जैसा करने को कहा था तुमने किया या नहीं? वे छूटते ही बोली थी। वैदेही बहन, मैं आपकी बेटी तान्या नहीं, उसकी सास अलका बोल रही हूँ। ओह अच्छा, वे एकाएक हड़बड़ा गई थी। तान्या कहाँ है? किसी प्रकार उनके मुख से निकला था, नहा रही है। कोई संदेह हो तो दे दीजिए, मैं उसे बता दूंगी। कोई ख़ास बात नहीं है, मैं कुछ देर बाद दोबारा फ़ोन कर लूँगी। वैदेही ने हड़बड़ाकर फ़ोन रख दिया था, पर दूसरी ओर से आती खनकदार हंसी ने उन्हें सहमा दिया था। कहीं छोकरी ने बता तो नहीं दिया सब कुछ? तान्या दुनियादारी में बिल्कुल कच्ची है, ऊपर से यह फ़ोन। स्थिर फ़ोन में यही तो बुराई है। घर परिवार को तो क्या, सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि कहाँ कैसी खिचड़ी पक रही है। मोबाइल फ़ोन की बात ही कुछ और है। किसी भी कोने में बैठकर बातें कर लो। उनकी विचारधारा अविरल जलधारा की भांति बह रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बज उठी थी। हेलो माँ, मैं तान्या। माँ ने बताया कि जब मैं स्नान घर में थी तो आपका फ़ोन आया था। कोई ख़ास बात थी क्या? खास बात तो कितने दिनों से कर रही हूँ, पर तुम्हें समझ में आए तब ना। अरे ज़रा अकल से काम लो और निकाल बाहर करो बुढ़िया को। जब देखो तब तुम्हारे यहाँ पड़ी रहती है, कब तक उसकी गुलामी करती रहोगी? धीरे बोलो माँ, कहीं माँ जी ने सुन लिया तो बुरा मानेंगी। फ़ोन पर हम दोनों के बीच हुई बात को कैसे सुनेगी वह? छोड़ो यह सब, शनिवार रविवार को आपसे मिलने आऊँगी, तब विस्तार से बातें करेंगे। जो जैसा चल रहा है चलने दो। क्यों अपना खून जलाती हो? मैं तो तेरे भले के लिए ही कहती हूँ, पर तुम लोगों को बुरा लगता है तो आगे से नहीं कहूँगी। वैदेही रुआसे स्वर में बोली थी। माँ, क्यों मन छोटा करती हो? हम सबका बड़ा सम्मान करते हैं।
यहाँ शक्ति आपकी सलाह मानने का प्रयत्न करते हैं, पर यदि आपकी सलाह हमारे अहित करे तो परेशानी हो जाती है। लो और सुनो, अब तुम्हें मेरी बातों से परेशानी भी होने लगी। ठीक है, आज आज से कुछ नहीं कहूँगी। वैदेही ने क्रोध में फ़ोन पटक दिया था और मुंह फुलाकर बैठ गई थी। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है? उन्हें दुखी देखकर रोमा ने प्रश्न किया। क्यों, तुम्हें कैसे लगा कि सब ठीक नहीं है? वैदेही ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न ही पूछ लिया। आपका मूड देखकर मैं सब समझती हूँ। छिप कर मेरी बातें सुनते हो तुम लोग, इसीलिए तो मोबाइल लेना चाहती हूँ मैंने आज तक कभी किसी का फ़ोन वार्तालाप नहीं सुना। आपको दुखी देखकर पूछ लिया था, आगे से ध्यान रखूंगी। रोमा तीखे स्वर में बोली और अपने काम में व्यस्त हो गई। वैदेही बेचैनी से तान्या के आने की प्रतीक्षा करती रही कि कब तान्या आए और कब वे उससे बात कर लेके अपना मन हल्का करे। पर जब शाम ढलने लगी और तान्या नहीं आई तो उनका धीरज जवाब देने लगा। मानस सुबह से अपने मोबाइल से इस तरह चिपका था कि उन्हें तान्या से बात करने का अवसर ही नहीं मिल रहा था। मुझको अपनी सहेली नीता के यहाँ जाना है माँ जी, मैं सुबह से तान्या दीदी के प्रतीक्षा में बैठी हूँ, पर लगता है कि आज वे नहीं आएंगी। आप कहे तो मैं थोड़ी देर के लिए नीता के घर हो आऊँ, उसका बेटा बीमार है। रोमा ने आकर वैदेही से अनुनय की तो वे मना ना कर सकी। रोमा को घर से निकले 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि तान्या ने कॉल बेल बजाई। लो, अब समय मिला है तुम्हें माँ से मिलने आने का। सुबह से दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी हूँ, आंखें भी पथरा गई। इसमें टकटकी लगाकर बैठने की क्या बात थी माँ? मानस बोल पड़ा। आप मुझसे कहती मैं तान्या दीदी से फ़ोन करके पूछ लेता कि वे कब तक आएंगे। लो और सुनो, सुबह से पता नहीं किस किस से बात कर रहा है तेरा भाई। सारे काम फ़ोन कान से चिपकाए हुए कर रहा है। बस सामने बैठी माँ से बात करने का समय नहीं है इसके पास। क्या कह रही हो माँ? मैं तो सदा सस्वर्द आपकी सेवा में मौजूद रहता हूँ। फिर राहुल है, रोमा है, जितनी अच्छी इच्छा हो उतनी बात करो। मानस हंसा। 2 बेटे 2 बेटियों का भरा पूरा परिवार है मेरा, पर मेरी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहाँ आए 2 सप्ताह हो गए मुझको। तान्या को आज आने का समय मिला है। मेरा बस चले तो दिन रात आपके पास बैठी रहूं, पर आजकल बैंक में काम बहुत बढ़ गया है। मार्च का महीना है ना, ऊपर से घर मेहमानों से भरा पड़ा है। 3-4 नौकरों के होने पर भी अपने किए बिना कुछ नहीं होता। तान्या ने सफाई दी थी, इसीलिए कहती हूँ अपने सास ससुर से पीछा छुड़वाओ। सारे संबंधी उनसे ही मिलने तो आते हैं। क्या कह रही हो माँ? कहीं माँ जी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा, बहुत बुरा मानेंगी। पता नहीं तुम्हें कैसे शीशे में उतार लिया है उन्होंने। और 2 बेटे भी तो हैं, वहाँ क्यों नहीं जाकर रहती? ज्यो और ज्योतिष को माँ जी ने बचपन से पालकर बड़ा किया है। अब तो स्थिति यह है कि उनके बच्चे भी उनके बिना नहीं रह पाते। 2-4 दिन के लिए भी कहीं जाती हैं तो बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को कठपुतली बनाकर रखा है उन्होंने। जैसा चाहते हैं वैसा नाचते हैं दोनों। सारा वेतन रखवा लेते हैं, दुनिया भर का काम करवाते हैं। यह दिन देखने के लिए ही इतना पढ़ा लिखाया था तुम्हें। किसी ने ज़बरदस्ती मेरा वेतन कभी नहीं छीना है माँ। उनके हाथ में वेतन रखने से वे लोग भी प्रसन्न हो जाते हैं। और मेरे सास ससुर भी वह पैसा अपनी जेब में नहीं रख लेते, बल्कि उन्हें हमारे पर ही खर्च कर देते हैं। जो बचता है उसे निवेश कर देते हैं, पर अपना पैसा उनके हाथ में देकर उनकी दया पर जीवित रहना कहाँ की समझदारी है। माँ, आप क्यों तान्या दीदी के घर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती हैं? इतनी देर से चुप बैठा मानस बोल रहा था। अरे वाह, अपनी बेटी के हितों की रक्षा मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? पर मेरी बेटी तो समझ कर भी अनजान बनी हुई है। माँ, मैं आपके सुझाव का बहुत आदर करती हूँ, पर साथ ही घर की सुख शांति का विचार भी करना पड़ता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपनी समस्याएं क्या कम है जो आप तान्या दीदी की समस्याएं सुलझाने में लगी हो। और माँ, आपने तो दीदी के आते ही अपने सुझावों की बमबारी शुरू कर दी। न चाय न पानी, कुछ तो सोचा होता। मानस ने माँ को याद दिलाया। रोमा अभी तक लौटी नहीं, जबकि उसे पता था कि तान्या आने वाली है।
फ़ोन करो कि जल्दी से घर आ जाए। फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वह स्वयं ही आ जाएगी। उसकी माँ आई हुई है, उनसे मिलने गई है। माँ आई हुई है, मुझसे तो कहकर गई है कि नीता का बेटा बीमार है, उसे देखने जा रही है। उसे भी देखने गई है, कई दिनों से सोच रही थी पर जा नहीं पा रही थी। नीता के घर के पास रोमा के दूर के रिश्ते के मामा जी रहते हैं। वे बीमार हैं और रोमा की मम्मी उन्हें देखने आई हुई हैं। ठीक है, सब समझ में आ गया। माँ से मिलने जा रही हूँ, यह भी तो कहकर जा सकती थी। झूठ बोलकर जाने की क्या आवश्यकता थी। रोमा अपना फ़ोन तो ले कर गई है। हाँ, ले गई है। ला अपना फ़ोन दे तो मैं उससे बात करूँगी। क्या बात करेंगी आप? वह अपने आप आ जाएंगी, मानस ने तर्क दिया। फ़ोन कर दूंगी तो जल्दी आ जाएगी। तानिया आई है तो खाना खाकर ही जाएगी ना। आप चिंता ना करें माँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी। आपको जो खाना है मैं बना देती हूँ। तानिया ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। फ़ोन दे मानस, रोमा से बात करनी है। वैदेही जिद पर अड़ी थी। एक शर्त पर मोबाइल दूंगा कि आप रोमा से कुछ नहीं कहेंगे। बेचारी कभी कभार घर से बाहर निकलती है, दिन भर घर के काम में जुटी रहती है। ठीक है, रोमा को कुछ नहीं कहूँगी, उसकी माँ से बात करूँगी। कहूँगी आकर मिल जाए, बहुत लंबे समय से मिले नहीं हम दोनों। माँ को फ़ोन थमाकर मानस और तान्या रसोई घर में जा घुसे थे। हेलो रोमा, तुम नीता के बीमार बेटे से मिलने की बात कह कर गई थी। सौदामिनी बहन के आने की बात तो साफ गोल कर गई तुम। वैदेही बोली, नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझको लगा आप नाराज़ होंगी। रोमा सकपका गई। लो भला, माँ बेटी के मिलने से भला मैं क्यों नाराज़ होने लगी। सौदामिनी बहन को फ़ोन दो ज़रा, उनसे बात किए हुए तो महीनों बीत गए। वैदेही जी का अप्रत्याशित रूप से मीठा स्वर सुनकर रोमा का धैर्य जवाब देने लगा था। उसने तुरंत फ़ोन अपनी माँ सौदामिनी को थमा दिया था। नमस्ते सौदामिनी बहन, आप तो हमें भूल ही गईं। उन्होंने उलाहना दिया। आपको भला कैसे भूल सकती हूँ दीदी, पर दुनिया भर के पचड़ों से समय ही नहीं मिलता, तो यहाँ तक आकर क्या हमसे मिले बिना चली जाओगी। मेरा तो सबसे मिलने को मन तरसता रहता है, इसीलिए बच्चों से कहती हूँ एक मोबाइल ला दो, कम से कम सबसे बात करके मन हल्का कर लूँगी। रसोई घर में भोजन का प्रबंध करते मानस और तान्या हंस पड़े थे। माँ फिर मोबाइल पुराण लेकर बैठ गई। लगता है उन्हें मोबाइल लाकर देना ही पड़ेगा। मैंने भी कई बार सोचा, पर डरती हूँ अपना मोबाइल मिलते ही वे हम भाई बहनों का तो क्या, अपने खाने पीने का होश भी खो बैठेंगी। मुझे दूसरा ही डर है, फ़ोन पर उलझुल बात करके कहीं कोई नया बखेड़ा ना खड़ा कर दे। जो भी करे उनकी मर्ज़ी है, पर लगता है कि अपने अकेलेपन से जूझने का इन्होंने नया ढंग ढूंढ निकाला है। चलो तानिया दीदी, आज ही माँ के लिए मोबाइल खरीद लाते हैं। इनका इस तरह फ़ोन के लिए बार बार आग्रह करना अच्छा नहीं लगता। चाय तैयार है, चाय पीकर चलते हैं, भोजन लौट कर करेंगे। तान्या ने स्वीकृति दी थी। मैं रोमा और जीजा जी दोनों को फ़ोन करके सूचित कर देता हूँ कि हम कुछ समय के लिए बाहर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वैदेही ने अपना दूरभाष वार्तालाप समाप्त करते हुए पूछा। हम दोनों नहीं, हम तीनों। चाय पियो और तैयार हो जाओ, आवश्यक कार्य है। मानस ने उनका कौतूहल शांत करने का प्रयत्न किया। वे उन्हें मोबाइल की दुकान पर ले गए तो उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही, मानो कोई मुंह में लड्डू ठूस दे और उसका स्वाद पूछे। वैदेही जी के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे लंबे समय से अपने मनपसंद खिलौने के लिए मचलते बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। उन्होंने अपनी पसंद का अच्छा सा मोबाइल खरीदा जिससे अच्छे छायाचित्र खींचे जा सकते थे। घर के पते आदि का सबूत देने के बाद उनके फ़ोन का नंबर मिला तो उनका चेहरा खिल उठा। आपको अपना फ़ोन प्रयोग में लाने के लिए 24 घंटे तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, सेल्समैन ने बताया तो वे बिफर उठी। यह कौन सी दुकान पर ले आए हो तुम लोग मुझको?
इन्हें तो फ़ोन चालू करने में ही 24 घंटे लगते हैं। कोई बात नहीं है माँ, जहाँ आपने इतने दिनों तक प्रतीक्षा की है, एक दिन और सही। तान्या ने समझाना चाहा। तुम नहीं समझोगी, मेरे लिए तो एक क्षण भी एक युग की भांति हो गया है, उन्होंने उत्तर दिया। घर पहुंचते ही फ़ोन को डब्बे से निकालकर उसके ऊपर मोमबत्ती जलाई गई। फिर बुलाकर सब में मिठाई बांटी, मानो मोबाइल का जन्म उन्हीं के हाथों हुआ था और उसके चालू होने की प्रतीक्षा की जाने लगी। यह कार्यक्रम चल ही रहा था कि रोमा सौदामिनी और अपने मामा आलोक बाबू के साथ आ पहुंची। वैदेही का नया फ़ोन आना ही सबसे बड़ा समाचार था। उन्होंने डब्बे से निकालकर सबको अपना नया मोबाइल फ़ोन दिखाया। कितना सुंदर फ़ोन है, राहुल तो देखते ही पुलक उठा। दादी माँ, मुझको भी दिया करोगी ना अपना मोबाइल, कभी कभी, वह भी मेरी अनुमति लेकर। छोटे बच्चों पर नज़र रखनी पड़ती है ना सौदामिनी बहन। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सौदामिनी ने सिर हिला दिया था। सच कहूँ तो आज कलेजा ठंडा हो गया। यूँ तो राहुल को छोड़कर सबके पास अपने अपने मोबाइल हैं, पर अपनी चीज़ अपनी ही होती है। आयु हो गई है तो क्या हुआ, मैंने तो साफ कह दिया कि मुझको तो अपना मोबाइल फ़ोन चाहिए ही। मैं क्या किसी पर आश्रित हूँ, मुझको पेंशन मिलती है। वे देर तक सौदामिनी से फ़ोन के बारे में बातें करती रही थी। कुछ देर बाद सौदामिनी और आलोक बाबू ने जाने की अनुमति मांगी थी। आपने फ़ोन किया तो लगा कि यहाँ तक आकर आपसे मिले बिना जाना ठीक नहीं होगा। सौदामिनी बोली, यही तो लाभ है मोबाइल फ़ोन का, अपनों को अपनों से जोड़ रखता है। वैदेही ने उत्तर दिया, चिंता मत करना, अब मेरे पास अपना फ़ोन है, मैं हालचाल लेती रहूँगी। मैं भी आपको फ़ोन करती रहूँगी, आपका नंबर ले लिया है मैंने, सौदामिनी ने आश्वासन दिया था। हाथ में अपना मोबाइल फ़ोन आते ही वैदेही का तो मानो कायाकल्प ही हो गया। उनका मोबाइल अब केवल वार्तालाप का साधन नहीं है, उनके परिचितों, संबंधियों और दोस्तों के जवान बेटे बेटियों का सारा विवरण उनके मोबाइल में कैद है। वे चलता फिरता मैरिज ब्यूरो बन गई हैं। पहचान का दायरा इतना विस्तृत हो गया है कि किसी का भी कच्चा चिट्ठा निकलवाना हो तो लोग उनकी ही शरण में आते हैं। इस बुढ़ापे में भी अपने पाँव पर खड़ी हूँ मैं, साथ में पेंशन भी मिलती है, वे शान से कहती हैं। और एक राज की बात, उनके पास अब एक नहीं 5 मोबाइल फ़ोन हैं। जो पहले दूरभाष पर उनके लंबे वार्तालाप का उपहास करते थे, अब उसी गुण के कारण उनका सम्मान करने लगे हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।